नमस्कार, डॉक्टर संस्कृति फिजियोथेरेपिस्ट। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑल अबाउट पैरालिसिस। जनरली पैरालिसिस पेशेंट का एक कंसर्न होता है, एक क्वेरी होती है, या फिर कह लीजिए ये क्वेश्चन होता है जब भी वो श्राज में विजिट करते हैं कि मैम ये कब तक ठीक हो जाएगा। या फिर कोई भी पैरालिसिस का पेशेंट है और वो किसी भी डॉक्टर से अगर अपना ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं तो जितनी भी उनकी सिटिंग्स होती हैं, जितनी भी उनकी डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट होती है, वो हर बार सेम क्वेश्चन रिपीट करते हैं कि डॉक्टर साहब हम ठीक हो तो जाएंगे। डॉक्टर साहब कह देंगे हाँ ठीक हो जाओगे, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कब तक ठीक हो जाएंगे। तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे कि कैसे पैरालिसिस पेशेंट की रिकवरी जर्नी में कौन कौन सी ऐसी बाधाएं आती हैं जिनकी वजह से रिकवरी बहुत ज़्यादा स्लो होती चली जाती है और एट टाइम्स रिजल्ट शो करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है या फिर रिजल्ट बहुत डिलेड भी हो जाते हैं कितनी बार। लेकिन हमें ध्यान रखने वाली बात क्या है कि क्योंकि पैरालिसिस का केस है, डायग्नोसिस जहां पैरालिसिस है, स्ट्रोक है, वहां हमें पेशेंट को केयरफुली डील करना होता है। पेशेंट्स की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है, पेशेंट के साथ पूरे सेफ्टी मेजर्स के साथ रहना पड़ता है। क्योंकि पैरालिसिस के पेशेंट्स में अगर आप एक गलती करोगे तो आपकी रिकवरी बहुत ज़्यादा डिलेड होती चली जाएगी। क्योंकि वैसे ही हम सबको पता है कि पैरालिसिस एक बहुत ही ज़्यादा स्लो एंड ग्रेजुअली रिकवरी का डायग्नोसिस है। तो जब भी हम पैरालिसिस की बात करते हैं तो इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है जानना कि हम पेशेंट का कितना ध्यान रख रहे हैं, कितने केयरफुली हम पेशेंट को हैंडल कर रहे हैं और कितना सपोर्टिवली मेंटली भी एज वेल एज सोशली भी हम पेशेंट को डील कर रहे हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है या फिर ये देखा भी गया है कि पैरालिसिस के पेशेंट जनरली डीमोटिवेटेड होते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हमें क्योंकि लकवा का अटैक आ चुका है तो अब हम ठीक हो ही नहीं पाएंगे। क्योंकि उनके माइंड में ये एक थॉट बैठ चुका होता है कि जहां किसी को लकवा मार गया वहां पे वो पेशेंट सिर्फ और सिर्फ बेड रिडन हो गए। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। इस वीडियो में हम पूरा जानेंगे और पूरा समझेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स की वजह से रिकवरी स्लो हो जाती है और कैसे आप अपनी रिकवरी को बूस्टअप कर सकते हो और जल्दी आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो को हम दो पार्ट्स में बाइफरकेट कर देते हैं। सबसे पहला कि वो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से आपकी रिकवरी ग्रेजुअल हो जाती है, स्लो डाउन हो जाती है। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट कि वो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी रिकवरी बहुत ज्यादा रैपिडली बूस्टअप हो सकती है। तो पहले हम बात करते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से रिकवरी स्लो डाउन होती है। सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सरसाइजेस की, हम पेशेंट को एक्सरसाइजेस कराते हैं, पेशेंट एक्सरसाइज करते भी हैं, लेकिन क्या वो एक्सरसाइज सही पैटर्न में हो रही है? क्या जो भी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम आप अपने पेशेंट्स के लिए सेट करो क्या वो सही है? क्या सारी एक्सरसाइजेस एक्यूरेट हैं या नहीं है? और पेशेंट को उन एक्सरसाइजेस को करने के बाद कितनी रिकवरी मिल रही है? क्योंकि जनरली बहुत बार ऐसा होता है कि पेशेंट बहुत लंबे टाइम तक एक्सरसाइज कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें कोई रिजल्ट्स नहीं मिल रहे, कोई रिकवरी नहीं मिल रही। एज सच रिकवरी होती है लेकिन बहुत ग्रेजुअल होती है, बहुत स्लो होती है। तो आपको अपना रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, आपकी मोबिलिटी एक्सरसाइजेस, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस को बहुत अच्छे से समझ के अपने पेशेंट के ऊपर इम्प्लीमेंट करना है, पेशेंट से एक्सरसाइजेस करवानी है। तो एक्सरसाइजेस प्लेज अ वेरी वाइटल रोल इन द रिकवरी ऑफ पैरालिसिस। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप जो भी एक्सरसाइजेस अपने पेशेंट को करा रहे हो क्या उससे रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या पेशेंट कंफर्टेबली वो एक्सरसाइजेस कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्योंकि जो अब मैं सेकेंड फैक्टर के बारे में बात करने वाली हूँ वो भी कहीं ना कहीं एक्सरसाइजेस से ही रिलेटेड है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है हम पेशेंट को जबरदस्ती एक्सरसाइजेस करा देते हैं या एट टाइम्स पैसिव एक्सरसाइजेस कराने के चक्कर में बहुत तेजी से पुश या फिर जर्क हो जाता है जिसकी वजह से फ्रैक्चर्स होने के चांसेस होते हैं। तो केयरफुली आपको ये प्लान करना है, ये रूल आउट करना है कि आपका एक्सरसाइजेस रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए और उसकी रिकवरी बहुत ही ज़्यादा रैपिड एज वेल एज रैपिड तो चलो एक बार को ना भी हो लेकिन बहुत सिक्योर्ड होनी चाहिए और पेशेंट बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होना चाहिए। अब सेकेंड फैक्टर की अगर हम बात करें, हम जनरली पेशेंट को बोलते हैं कि पेशेंट को वॉक कराओ, लेकिन वो वॉक कैसे करानी है? हमें ध्यान ये रखना है कि हम पेशेंट को केयरफुली सपोर्टिवली होल्ड कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे। क्योंकि बहुत बार हम लाइक सपोज अभी मैं पेशेंट हूँ और मैं चेयर पे बैठी हुई हूँ, मुझे कोई वॉक कराएगा, मेरे केयर टेकर्स हैं या फिर मेरे थेरेपिस्ट है, तो मुझे कंधे के जोर से कंधे से पकड़ के एकदम से लिफ्ट कर देते हैं। तो इस वजह से बहुत बार शोल्डर डिसलोकेशन एज वेल एज शोल्डर सबलक्सेशन होने के चांसेस होते हैं जिसके बाद भी रिकवरी स्लो हो जाती है। अब आप पेशेंट हैं,
आपको नहीं फील होगा एट टाइम कि आपका कंधा खिसक चुका है, लेकिन जो आपको होल्ड कर रहा है उसको इस बात का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी मसल्स वीक हैं, आपकी बोन्स वीक हैं, बोन ऑस्टियोपोरोसिस में जा चुकी होती है, बहुत ज़्यादा आपकी बोन में डेंसिटी बहुत कम हो चुकी होती है, डिफॉर्मिटी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो केयर टेकर्स को एज वेल एज थेरेपिस्ट को, अटेंडेंट्स को ये ध्यान रखना है कि जब भी आप पेशेंट को वॉक करा रहे हो तो कंफर्टेबली और सपोर्ट के साथ पेशेंट को होल्ड करो, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी देखा गया है कि आप जब पेशेंट रिकवरी स्टेज में आ जाते हैं, मतलब पेशेंट स्टेज 2 और स्टेज 3 में आ जाते हैं और वो खुद से चलना शुरू कर देते हैं, तो हम ये सोच लेते हैं कि अब तो पेशेंट ठीक हो गया, जब वो वॉक खुद से कर पा रहा है तो ही इज परफेक्टली फाइन या शी इज परफेक्टली फाइन। लेकिन प्रॉब्लम कितनी बार कहाँ आ जाती है कि जब पेशेंट टॉयलेट तक विजिट करता है, टॉयलेट में बहुत बार ऐसे केसेस देखे गए हैं, ऐसे चांसेस देखे गए हैं कि पेशेंट्स जनरली गिर जाते हैं या स्लिप हो जाते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप हमेशा पेशेंट के आसपास रहेंगे। ये नहीं है कि पैरालिसिस का पेशेंट है, चलना शुरू हो गया तो अब आप पेशेंट को छोड़ देंगे। ध्यान आपको ये रखना है कि आप पेशेंट के हमेशा सराउंडिंग में रहेंगे, आपको पेशेंट को हमेशा सपोर्ट देना है, चाहे वो परफेक्टली चल पा रहे होते हैं या नहीं चल पा रहे होते, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, और इसकी वजह से अब पेशेंट टॉयलेट गया, टॉयलेट में जाके गिर गया, तो इससे क्या हुआ, कोई फ्रैक्चर भी हो सकता है, कोई डिसलोकेशन भी हो सकती है, क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वीक है, उन्हें कहीं भी चोट लग सकती है। तो ध्यान ये रखना है कि पेशेंट कभी भी कहीं भी वॉक कर रहे हैं या फिर अपनी शिफ्टिंग कर रहे हैं, लाइक सपोज चेयर पे बैठी हूँ, चेयर से मैं बेड पे शिफ्ट हो रही हूँ, एंड बीइंग अ पैरालिसिस पेशेंट मुझे नहीं पता चलेगा कि मैं कहाँ पे बैठ रही हूँ। एट टाइम्स ऐसा भी होता है कि हम पेशेंट को बोलते हैं चेयर पे बैठो, पेशेंट चेयर तक ही नहीं पहुँच पाता, पहले ही बैठ जाता है। तो इस कंडीशन में ये बहुत टफ भी हो जाता है एट टाइम्स कि पेशेंट को ग्राउंड से लिफ्ट करना। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आप पेशेंट के इर्द गिर्द ही रहेंगे, आप पेशेंट के सराउंडिंग में ही रहेंगे, ताकि पेशेंट गिरे ना, क्योंकि जितने भी फॉल के केसेस होते हैं इसमें फ्रैक्चर, सबलक्सेशंस एंड डिसलोकेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आपके बोन में फ्रैक्चर हो गया तो इट इज़ क्वाइट ऑब्वियस कि जो भी आपकी रिकवरी है, जो भी आपकी एक्सरसाइजेस प्रोटोकॉल है, जो भी आपका रिहैबिलिटेशन चल रहा है, वॉकिंग चल रही है, शिफ्टिंग चल रही है, वो सब रुक जाती हैं, और रुकने की वजह से आपका एक्सरसाइज का जो भी पैटर्न है वो भी वहीं पर रुक जाता है, जिसकी वजह से रिकवरी स्लो डाउन हो जाती है। तो आई होप इससे आपको ये तो समझ में आएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं और कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जिनका आपको ध्यान रखना है। बीइंग अ थेरेपिस्ट, बीइंग अ केयर गिवर, आपको कैसे ध्यान रखना है अपने पेशेंट का। चलिए, ये तो हमने बात कर ली कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपकी पैरालिसिस का रिकवरी स्लो डाउन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि आप कैसे अपनी रिकवरी को बूस्ट अप कर सकते हो। अगेन कम्स द रोल ऑफ एक्सरसाइजेस। बहुत बार पेशेंट्स जब ठीक होना शुरू हो जाते हैं या फिर जब हमें पेशेंट विजिट करते हैं और हम उनको बोलते हैं कि आप ये एक्सरसाइज स्टार्ट करो या एक्सरसाइज करो, तो उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब अब तो मैं ठीक हो रहा हूँ, ये एक्सरसाइजेस तो मैंने बहुत कर ली, अब मैं एक्सरसाइज नहीं करूँगा, अब हम चेंज कर सकते हैं। आप एक्सरसाइजेस चेंज कर सकते हो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी पहली वाली एक्सरसाइजेस छोड़ देंगे। आपको अपनी पहली एक्सरसाइजेस के सेट्स बढ़ा लेने हैं और साथ में आपको दूसरी एक्सरसाइजेस ऐड ऑन कर लेनी है। ज़रूरी ये है कि जो भी एक्सरसाइज आप कर रहे हो उससे आपको रिकवरी मिल रही है। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक एक्सरसाइज के 50, 100, 150 रेपिटेशंस कर रहे हो। हमारे लिए ज़रूरी ये है कि जो भी आप एक्सरसाइज कर रहे हो उससे आपको रिकवरी कितनी मिल रही है। और बहुत बार हम यही लैक कर जाते हैं। पेशेंट एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं लेकिन उन्हें खुद को ही नहीं पता वो एक्सरसाइज क्यों हो रही है, या फिर कौन सी मसल की एक्सरसाइज हो रही है, कौन सी मूवमेंट की एक्सरसाइज हो रही है, एंड कितनी रेंज ऑफ मोशन आप अचीव कर रहे हो। तो पेशेंट को एक्सरसाइज करने से पहले अपने थेरेपिस्ट से ये पूछना है या फिर अपने डॉक्टर से ये पूछना है कि डॉक्टर साहब मैं एक्सरसाइज कर क्यों रहा हूँ। ये तो बात हो गई एक्सरसाइज की। सेम विद द मेडिसिन। हम बहुत बार जो भी डॉक्टर ने मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, चलो ये तो हम केस ले रहे हैं पैरालिसिस का। अब हम एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम समझे, फीवर की मेडिसिन है, एक फीवर के लिए आपकी नंबर ऑफ मेडिसिन है, लेकिन कभी आप ये पूछते हो कि डॉक्टर साहब मैं इस बार पैरासीटामोल या फिर मैं इस बार डोलो क्यों ले रहा हूँ। तो यही केस है, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो भी हम मेडिसिन ले रहे हैं ये क्यों ले रहे हैं और इनका क्या इम्पैक्ट है हमारी बॉडी पे। क्योंकि पैरालिसिस पेशेंट्स का मेडिसिन का कोर्स आई नो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत सारी मेडिसिन होती हैं, लेकिन पेशेंट्स को या फिर एटलीस्ट उनके केयर गिवर्स को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वो मेडिसिन हैं किस लिए और उनका बॉडी पे क्या इम्पैक्ट है, कैसे आपकी रिकवरी में वो एक एसेंशियल रोल प्ले कर रही होती हैं।
उसके साथ आपको डाइट का भी ध्यान रखना है। बहुत बार हम पेशेंट्स को सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे रखते हैं। लिक्विड डाइट पे रखने की वजह से होता क्या है, पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन का अमाउंट बहुत ज़्यादा कम हो जाता है और वो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड डाइट पे होने की वजह से उनकी बॉडी वीकनेस की तरफ बढ़ती हुई चली जाती है। ऑलरेडी पैरालिसिस के केसेस में वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, कंपैरेटिवली हम उन्हें डाइट भी बहुत ज़्यादा माइन्यूट दे रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा लिक्विड फ्लूइड डाइट पे रखते हैं, तो उसके बावजूद हम पेशेंट की बॉडी में प्रोटीन का कोई सोर्स होता ही नहीं है। तो ध्यान यही रखना है, आप मेडिसिन ले रहे हो, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो, आप डाइट ले रहे हो, सारे काम आपको केयरफुली करने हैं और डॉक्टर की कंसल्टेशन के अंदर करने हैं। आई होप वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें बताई हैं, जो भी बातें आपको बताई हैं कि कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो आपको लेने हैं और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको अपने लाइफस्टाइल से डिलीट कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है, वो आप सभी को समझ आई होंगी। अगर वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है या फिर आप पैरालिसिस के पेशेंट हैं और बहुत टाइम से आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं उसके बावजूद आपको कोई रिकवरी नहीं मिल रही है, तो डू कॉन्टेक्ट श्रेयस। हमारे डॉक्टर्स आपको बेस्ट कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे एंड दैट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके अलावा अगर आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, ज़रूरी नहीं है कि पैरालिसिस पेशेंट को सिर्फ एक्सरसाइज से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो या मेडिसिन से रिगार्डिंग प्रॉब्लम हो, ऐसे बहुत सारे बॉडी में अबनॉर्मल चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। अगर ऐसी कोई क्वेरी है, ऐसी कोई प्रॉब्लम पैरालिसिस के पेशेंट फेस कर रहे हैं, तो वो भी हमारे डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई क्वेरी है या कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं। अपनी रिपोर्ट्स भी हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं, जहां से भी आप पहले ट्रीटमेंट लेते आ रहे हैं, आपको रिकवरी मिल रही है नहीं मिल रही है, जो भी आपकी रिपोर्ट्स हैं वो सब आप हमारे डॉक्टर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।